गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे मित्रों। आज हम बात करने वाले हैं ज्योग्राफी पार्ट 6 के बारे में। तो देखने वाले ये हैं हम कि नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में देखेंगे, उत्तर भारत का विशाल मैदान के बारे में मित्रों। जैसे कि हमने पिछले टॉपिक में बात किया था, आपका इंडियन पासेस के बारे में देखा था, ठीक है। तो आज हम देखेंगे उसी कड़ी में देखेंगे नॉर्दर्न प्लेन्स, उत्तर भारत के विशाल मैदान। तो पहले तो हम मित्रों ये समझ लेते हैं कि मैदान होते क्या है, या पठार या पहाड़। अक्सर दिमाग में ये रहता है स्टूडेंट के कि सर मैदान किसको कहा जाएगा, या जोगोफर जो होते हैं, या भू आकृतिक विज्ञान जो होता है जिसके जोगोफर होते हैं, तो ये क्या है, इसका कैसे इसका डेफिनेशन दिया है। तो उस पर हम चर्चा करते हैं 2 मिनट में। तो देखते हैं कि जितने विश्व के जोगोफर रहे हैं, भूगोल वेता रहे हैं, तो उन्होंने मैदान को इस तरीके से एक्सप्लेन किया कि लगभग वे पूरे संसार वर्ल्ड भर में जितनी कंट्रियां हैं उसी तरीके से मानक को मानती हैं हम, ठीक है। तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है, किसी भी देखो ज़्यादातर जहाँ तक ऐसा होता है कि कोई समुद्र तट होता है या समुद्र होता है, ओशियन होता है। जैसे कि हमने प्रशांत ओशियन, अटलांटिक ओशियन, क्या बोलते हैं, इंडियन ओशियन, ठीक है, और अंटार्कटिका, ये ओशियन आपका होता है। तो 4 भागों में बांटा गया ओशियन को, तो क्या होता है, उसी का तट रेखा माना जाता है। ऐसे कह सकते हैं मैदान उसे कहा जाता है जो समुद्र तट रेखा के 300 मीटर ऊंचे स्थान को क्या कहेंगे, मैदान कहेंगे। समुद्र रेखा या समुद्र तट से 300 मीटर उठे हुए स्थान को क्या कहेंगे, मैदान कहेंगे। उसी तरीके उसी क्रम में देखेंगे प्लेटू के बारे में। तो पठार किसे कहा जाएगा, प्लेटू या पठार एक ही शब्द होता है, मतलब इंग्लिश वर्ड है प्लेटू। तो इसको क्या कहते हैं, जो समुद्र तट से 600 मीटर ऊपर उठा हुआ स्थान को क्या कहेंगे, प्लेटू कहेंगे। उसी क्रम में कहेंगे माउंटेन के बारे में। 600 मीटर से समुद्र तट से ओशियन कोस्टल से जो 600 मीटर या उससे अधिक ऊपर उठा हुआ स्थान को क्या कहेंगे, हम माउंटेन कहेंगे। तो यहाँ देखते हैं मित्रों, अब हेडिंग डालते हैं। तो एक मिनट ये समझ लेते हैं, इस तरीके से देखते हैं। देखो अब मैदान, प्लेन, ठीक है, पठार, प्लेटू, पहाड़, माउंटेन, ठीक है। जैसे किसी, ये है मेरा, मान लीजिए आप इंडियन ओशियन, ठीक है, हिंद महासागर, इंडियन ओशियन, ये ओशियन कोस्टल है, समुद्री तट है, ओशियन कोस्टल मित्रों। तो क्या है, समुद्र तट से, यानी कि समुद्र तट से जो स्थल कितना हो, 300 मीटर ऊपर उठा हुआ हो, उसे क्या कहेंगे हम, इसको कहेंगे मैदान, प्लेन्स। उसी तरीके से सेकंड ऑप्शन देखते हैं पठार, प्लेटू, जो स्थान जो समुद्र तट से 600 मीटर ऊंचा उठा हो, ठीक है, इसको कहेंगे, क्या कहेंगे, प्लेटू कहेंगे, पठार कहेंगे। और इसी तरीके से 600 मीटर या 600 मीटर से अधिक, 600 मीटर या 600 मीटर से अधिक स्थान को ऊपर उठे हुए स्थान को क्या कहेंगे, पहाड़ कहेंगे, ठीक है मित्रों। जैसे कि प्लेटू क्या होता है, जैसे प्लेटू ये होता है कोई भी उच्च भूमि, 600 मीटर समुद्र तट से 600 मीटर की उठी हुई उच्च भूमि को प्लेटू कहेंगे। और प्लेटू क्या होता है, ये पहाड़ से कभी कभी, जैसे अपवाद स्वरूप ये तिब्बत का प्लेटू भी है, इसका जो ऊंचाई है 34 से लेके 3600 मीटर है, वो 3700 मीटर होता, कहीं कहीं लिखा है, आपका मिलेगा। तो ये प्लेटू जो है ये काफी बड़ा विस्तार होता है इसका, और ये ऊपर उठा हुआ, काफी ऊपर उठा हुआ एक मैदान टाइप को, इसका जो प्लेन होगा, जो आपका पीक होगा, जैसे, ठीक है, वो समतल, मतलब ऊबड़ खाबड़ होगा, समतल भी होगा लेकिन ऊबड़ खाबड़ होगा। और पहाड़ क्या होता है, पहाड़ में पीक होना जरूरी होता है। जिस तरीके से माउंटेन आता है, इस तरीके से ये पीक, इस तरीके से पीक होना जरूरी है। और प्लेटू क्या होता है, प्लेटू तो आपका जैसे मान लो बहुत ऊंचा उठा कोई स्थान, इस तरीके से होना चाहिए, ठीक है। ये समतल एरिया दिख रहा है, इसको इसीलिए इसको प्लेटू कहेंगे। मैदान की तरफ है, लेकिन मैदान जहाँ 300 मीटर नीचा ऊपर ऊंचा होता है, और प्लेटू क्या होता है 600 मीटर से या 600 मीटर से ऊपर भी होता है। तो उसको प्लेटू की संज्ञा दी कि सभी भूगोल वेताओं ने, संसार के जितने जोगोफर रहे हैं, तो उन्होंने इसी मानक को माना है। अब हम देख लेते हैं मित्रों, आपको उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अब हम लोग करते हैं उत्तर भारत के विशाल मैदान के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है।
उत्तर भारत का विशाल मैदान, भारत का विशाल मैदान। ठीक है मित्रों, उत्तर भारत का विशाल मैदान, द ग्रेट नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स, द ग्रेटर नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स। आज का टॉपिक मित्रों हमारा ये रहा है, ठीक है, उत्तर भारत का विशाल मैदान के बारे में। तो इसका विस्तार देख लेते हैं मित्रों, कहां से कहां तक है। उत्तर भारत का जो विस्तार है, ये आपका हिमालय, ऐसे समझ लेते हैं, उत्तर भारत हिमालय प्लस प्रायद्वीपीय भारत के मध्य के स्थल को या मध्य के भाग को क्या कहा जाता है, उत्तर भारत का विशाल मैदान कहा जाता है। हिमालय के दक्षिण में, प्रायद्वीपीय के उत्तर में, ऐसे कह सकते हैं। हिमालय के साउथ में और पेनिनसुलर इंडिया के नॉर्थ में जो स्थान पड़ता है, जो बीच में स्थान मिलता है हमें पड़ता है, उसको क्या कहते हैं, उत्तर भारत का विशाल मैदान कहते हैं। उत्तर भारत के विशाल मैदान क्या है, ये पश्चिम से या पूर्व से पश्चिम की तरफ क्या है, चौड़ा। पूर्व से पश्चिम की तरफ उत्तर भारत का विशाल मैदान जो है पश्चिम की तरफ चौड़ा है। तो हम आपको दिखाएंगे कहां कहां पे किसकी चौड़ाई है इसकी, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है, इसे गंगा, इसे सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहते हैं, इसे सिंध गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान भी कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, इट इज आल्सो कॉल्ड द इंडस गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर्स। ठीक है, तो इंडस गंगा ब्रह्मपुत्र इसे क्या कहेंगे, उत्तर भारत के विशाल मैदान को इसे गंगा सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान कहा जाएगा। इसका विस्तार मित्रों कहां से कहां तक हुआ, ये पश्चिम में पाकिस्तान के इंडस से लेके पश्चिम में पाकिस्तान के इंडस यानी कि सिंध नदी से लेके पश्चिम बंगाल में, वो बांग्लादेश में गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तक विस्तार हुआ है। तो एक बार मैप में आपको हम दिखा देते हैं। यहाँ पे उम्मीद करते हैं आपको अच्छा समझ में आएगा। आज ग्रेट प्लान देखिए, ये हमारा है, ठीक है, ये तो ये जो हमारा पहले में आपको यहाँ पे दिखाया था ट्रांस हिमालय, फिर ग्रेटर हिमालय, फिर मिडिल हिमालय, फिर शिवालिक के दक्षिण में आएंगे तो यहाँ पड़ेगा उत्तर भारत का विशाल मैदान, नॉर्दर्न प्लेन्स। ठीक है, तो ये क्या है कि इसका विस्तार है आपका पाकिस्तान सिंध से लगे, यहाँ से लेके सिंध, यहाँ है सिंध से लेके आपका बांग्लादेश की कहाँ तक है, गंगा ब्रह्मपुत्र तक विस्तार है इसका क्षेत्रफल जो है 7 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इस जो क्या है उत्तर भारत का विशाल मैदान कहाँ तक फैला है, ये फैला आपका ये है आपका पाकिस्तान के इंडस से लेके आपके बांग्लादेश के गंगा ब्रह्मपुत्र तक इसका विस्तार है। इसका क्षेत्रफल कितना है, 7 लाख वर्ग किलोमीटर। इसका क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल एरिया 7 लाख 7 lakhs वर्ग किलोमीटर। ठीक है, वर्ग किलोमीटर 7 लाख किलोमीटर, 7 लाख का क्षेत्रफल है, लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसकी लंबाई, अगर हम इसकी लंबाई की बात करें मित्रों, तो इसकी लंबाई कितनी है, 3200 किलोमीटर। कितना है, 3200, यानी 3200 किलोमीटर इसकी लंबाई है। क्षेत्रफल देखा है हमने, 7 लाख वर्ग किलोमीटर है लगभग में, लंबाई 3200 किलोमीटर। ये पश्चिम से पूर्व की तरफ कम होता जाता है, या ऐसे कर सकते हैं पूर्व से पश्चिम की तरफ ये चौड़ा होता चला जाएगा। हम उसको भी दिखाएंगे आपको। ठीक है मित्रों, इसकी चौड़ाई क्या है, 150, इसकी चौड़ाई के बारे में, औसत चौड़ाई के बारे में बात करते हैं। इसकी चौड़ाई कितनी है, 150 से लेके 150
से लेकर 300 किलोमीटर। कितना है? 150 लेके 300 किलोमीटर उत्तर भारत के विशाल मैदान की चौड़ाई के बारे में बात कर लेते हैं। तो ठीक है, क्या है आसाम के, ये आसाम जो स्टेट हमारा है, ठीक है आसाम, तो यहाँ पर काफी पतला है, संकीर्ण है ये। तो इसकी लंबाई आसाम में कितनी है? आसाम में इसकी लंबाई चौड़ाई है, आसाम कितनी है? 90 किलोमीटर से लेके 100 किलोमीटर के बीच में ये चौड़ा है। ठीक, तो आसाम में ये मैदान कितना चौड़ा है? काफी सकरा है, पतला है। ठीक है, आप इंडियन मैप देखिएगा, वहां पे बंगाल भी मिल जाता है, वो बांग्लादेश मिल जाता है। उसकी वजह से क्या है, जो वेस्ट बंगाल और प्लस बांग्लादेश बीच पड़ता है, उसके बाद आसाम पड़ता है, तो वहां पे काफी सकरा पतला हुआ है। तो ये उसकी लंबाई होती है वहां 90 किलोमीटर से लेकर 100 किलोमीटर के बीच में होता है। जैसे जैसे हम पश्चिम की तरफ बढ़ेंगे मित्रों, तो वहां पे देखेंगे इसकी चौड़ाई बढ़ती चली जाएगी। तो राजमहल, झारखंड में एक स्थान पड़ता है, क्या है? राजमहल, पहाड़ी राजमहल की पहाड़ी सुनी होगी आपने। राजमहल ये कहां स्थित है? झारखंड में। झारखंड में राजमहल की पहाड़ी में यहाँ पे कितनी चौड़ाई है मित्रों? उत्तर भारत के विशाल मैदान की यहाँ पे चौड़ाई आपकी राजमहल में चौड़ाई वो है आपकी 160 किलोमीटर। 160 किलोमीटर। राजमहल से आप पश्चिम की तरफ जैसे बढ़ेंगे इलाहाबाद की तरफ, प्रयागराज, ठीक है, तो वहां पे इसकी चौड़ाई क्या है? 280 किलोमीटर हो जाती है मित्रों। हमने बताया जैसे पूर्व से पश्चिम तरफ जैसे बढ़ेंगे तो ऐसे इसकी चौड़ाई बढ़ती चली जाएगी। अधिकतम चौड़ाई कितनी? 150 लेके 300 किलोमीटर के बीच में आगे बात की है, आपको बताया था। तो इलाहाबाद, प्रयागराज, कितना? 280 किलोमीटर मित्रों। प्रयागराज में इसकी चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई 280 किलोमीटर है। हम जगह जगह आपको बता रहे हैं 280 किलोमीटर है इसकी चौड़ाई। अब बात कर लेते हैं हम लोग, क्या है इसमें अधिकतम क्या भाग है? नदियों द्वारा लाए गए अवसादों का है। तो नदियां क्या है? कंटिन्यू अवसाद ला रही है, कंटिन्यू बहा रही हैं ये, तो अवसाद है, सेडिमेंट ला रही हैं। तो निरंतर लाते लाते क्या हुआ है, अवसाद की चौड़ाई गहराई काफी हो गई है यहाँ पे। ठीक है, अधिकांश भागों पर जालोर की मोटाई लगभग, अधिकांश भागों पर जालोर की मोटाई कितनी है? मोटाई 2000 मीटर। 2000 मीटर, ठीक है। अधिकतम कितनी है इसकी अवसाद की गहराई? वो आपके 6000 मीटर तक है। यानी कि अवसादों की बात करते हैं मित्रों, अवसादों के बारे में बात करें, ठीक है, तो क्या है अधिकतम मोटाई कितनी है? ये 2000 मीटर से लेके मिनिमम 2000 मीटर से लेके अधिकतम 6000 मीटर तक इसकी अवसादों की गहराई। अवसाद उसी पे नियंत्रण क्या होता है, नदियां जब जल बहाती हैं तो वहां से अवसाद कंकड़ पत्थर लाती हैं, बालू लाती हैं, तो वो निक्षेप करती हैं। जब निक्षेप करती है तो क्या निरंतर ये मोटा होता चला जा रहा है। ठीक है, ये कई भागों में बांटा गया, इसको डिवाइड किया गया। उच्चावाच की दृष्टि से इसको कई भागों में बांटा है। तो वो भाग देखते वो है मेन है 4 इंपोर्टेंस आपको। ठीक है, उत्तर भारत में कौन से हैं 4 खास, हम दिखाते हैं आपको 4 इंपोर्टेंस। एक है नंबर 1 भावर, ठीक, भावर क्षेत्र। कौन सा मित्रों? भावर। भावर रीजन। दूसरा मित्रों है आपका, दूसरा कौन सा है? तराई। एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है मित्रों, तराई रीजन। ठीक, उसके बाद में तीसरा कौन सा आपका मित्रों पार्ट? ये है इसे भगगर, ठीक, क्षेत्र। भगगर रीजन। ठीक है मित्रों, ये भावर, तराई, भगगर। अब बात कर लेते हैं हम सबसे दक्षिण में कौन सा है? वो आपका है, कोई भी स्टूडेंट हो जो बताए सबसे दक्षिण में कौन सा पार्ट है, कौन सा भाग है हमारा मैदानी भाग। तो बात करते हैं हम, देखते हैं, आइए देखते हैं
खादर क्षेत्र। रीजन। तो उत्तर भारत के विशाल मैदान को कितने भागों में बांटा है मित्रों? हमने 4 भागों में डिवाइड कर दिया है। भाबर क्षेत्र, तराई क्षेत्र, वग्गर क्षेत्र और खादर क्षेत्र। अब इनकी थोड़ी विशेषताएं हम देख लेते हैं, ठीक है। तो वग्गर क्षेत्र को क्या कहा जाता है? इसको कहते हैं हम लोग यहाँ पे गिर पद, ठीक है, या शिवालिक भी कहा जाता है यहाँ पे, ठीक, शिवालिक। इसका विस्तार कहां से कहां तक है? इसका विस्तार है आपका सिंध से लेके तीस्ता तक। इसका भाबर का कहां? सिंध से लेके तीस्ता तक है मित्रों। अब हम इसके थोड़ी विशेषता देख ले भाबर के क्षेत्र की। इसको गिरपद और शिवालिक मैदान भी कहा जाता है। इसका विस्तार सिंध से लेके तीस्ता तक। इसका विस्तार कहां तक है? विस्तार भाबर का इंडस टू तीस्ता रिवर, ठीक, सिंध, तीस्ता, इसका विस्तार देखा, ठीक है मित्रों। इसमें देखा हमने ये क्या है, नदी तीस्ता तक है। ये शिवालिक को, इस शिवालिक में जालोर पंख होता है। क्या करते हैं? जब हिमालय से नदी निकलती है, ठीक है, तो अपने साथ क्या बड़े बड़े कंकड़ पत्थर बालू लेके आती है, बड़े बड़े, ठीक है। तो जो कि यहाँ पे निक्षेपण करती है, उसको कहते हैं जालोर पंख कहा जाता है। एक जालोर शंख होता है, जालोर पंख होता है। तो इसका हम अंतर आगे बताएंगे, समझाएंगे आपको, ठीक है। यहाँ पे इतनी समझ लेते हैं कि भाबर क्षेत्र जो है क्या है, सिंध से लेकर तीस्ता तक विस्तार है। ये जब नदियां हिमालय से निकलती हैं तो क्या बड़े बड़े कंकड़ पत्थर लेके आती है, ठीक है। यहाँ पे निक्षेपण करती है, इसमें भाबर क्षेत्र में आके जब निक्षेपण करती है नदियां, तो क्या होता है यहाँ पे, तो यहाँ बड़े बड़े होंगे आपके, बड़े बड़े मतलब पत्थर मिलेंगे, बालू मिलेंगे, कंकड़ पत्थर मिलेंगे। तो नदियां यहाँ पे भूमिगत हो जाती हैं, यानी कि विलुप्त कह सकते हैं, विलुप्त हो जाती है नदियां। क्या होता है, इस क्षेत्र में आके जब मैदान पर्वत से निकलती हैं तो एक बार फिर भाबर में विलुप्त हो जाती है नदियां, और ये अंडरग्राउंड हो जाती हैं। उसके बाद हम दिखाएंगे कि ये कहाँ उभरती हैं नदियां, ठीक है, भाबर, ठीक है। इसकी चौड़ाई की बात करें, इसका चौड़ाई है 8 से लेकर 10 किलोमीटर। इसकी विस्तार की, इसकी जो चौड़ाई है भाबर की, 8 से लेके 8 to 10 किलोमीटर। भाबर मैदान की लंबाई, चौड़ाई कितनी? 8 से लेकर 10 किलोमीटर तक चौड़ा है ये भाबर मैदान हमारा। अब हम देख लेते हैं क्या है, ठीक है। इस क्षेत्र में नदियां बड़ी मात्रा में कंकड़ पत्थर बजरी और आदि लेकर आती हैं, जमा करती हैं, ठीक है। ये कृषि योग्य भूमि नहीं है। ये क्या है? ये कृषि योग्य भूमि नहीं है मित्रों, इसमें कृषि नहीं की जा सकती है, ठीक है। अब ये रहा हमारा भाबर। अब बात कर लेते हैं तराई प्रदेश। दूसरा ऑप्शन दिखाया था हमने, तराई रीजन, ठीक है, तराई क्षेत्र। इसकी क्या विशेषता मित्रों? ये भाबर के दक्षिण में पड़ता है तराई प्रदेश। यहाँ क्या होता है, काफी नमी होता है। यहाँ पे जो भाबर की नदियां विलुप्त हो जाती हैं, अंडरग्राउंड हो जाती है, वो जाके यहाँ पे पुनः निकल आती हैं और अपना मार्ग बनाती हैं। लेकिन यहाँ पे कोई इनका तराई क्षेत्र क्या है, नदियों का स्पेशल मार्ग नहीं होता है। कोई बड़ी बड़ी ही नदियां दिखती हैं, स्पेशल मार्ग नहीं। ये दलदली जमीन है। यहाँ क्या है मित्रों, ये दलदली जमीन है। कि ये दलदली जमीन होने की वजह से क्या होता है, यहाँ बहुत नमी है। यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता बहुत ज्यादा पाई जाती है, क्योंकि जहां नमी होगी वहां पे वृक्ष ज्यादा होंगे, तो वहां पे जैव विविधताएं भी ज्यादा होंगी मित्रों। ये इसकी खास बात है। ये क्या उपजाऊ भूमि होती है, ये उपजाऊ भूमि भी होती है, और इसमें क्या होता है, खाद की जरूरत पड़ती है मित्रों, ठीक है। अब बात कर लेते हैं तराई प्रदेश के बारे में, और तराई प्रदेश का विस्तार के बारे में बात कर लेते हैं। इसका विस्तार कितना है तराई प्रदेश का, ठीक है। ये है 10 से लेके 20 किलोमीटर चौड़ा है तराई चौड़ाई। इसका चौड़ाई कितना, 10 से लेके 20 किलोमीटर चौड़ा है, ठीक है, इसकी चौड़ाई। उसके बाद हम इसको समझ लेते हैं, ये रहा इसका, ये क्या है, ये छोटे छोटे रचने में ये कंकड़ पत्थर ये भी लाती है। तराई प्रदेश में क्या होता है, नदियां लाती हैं तो छोटे छोटे कंकड़ पत्थरों का भी निक्षेपण करती है यहाँ पे तराई प्रदेश में मित्रों। अब दूसरा हेडिंग रहेगा हमारा वग्गर, ठीक। हम समझाते चलते हैं, आपको आगे दिखाएंगे मित्रों, ये समझ लो सिर्फ वग्गर।
बगर क्षेत्र, रीजन। ठीक है, तो मित्रों ये क्या है, बगर। जैसे कि ये पुराने अपसादों, पुराने जालोड अपसादों से निर्माण हुआ है। क्या है कि पहले नदियां यहाँ पे अपना निक्षेपण किया करती थी। ठीक, प्लेस्टोसीन से पहले, एक काल है प्लेस्टोसीन, उससे पहले नदियां क्या करती थी, यहाँ पे आके अपना जल भाव लाती थी, बाढ़ आता था यहाँ पे, तो ये अवसाद जमा करती थी। तो अवसाद जमा करने के बाद ये पुराना हो गया, क्या हो गया, काफी पुराना हो गया है मित्रों, जालोड, पुराना जालोड कहा जाता है मैदान। तो यहाँ पे अब बाढ़ नहीं पहुंच पाती है। ठीक है, यहाँ पे काफी ऊंचा हो गया, असमतल जगह है, यहाँ पे काफी रड्डा मिलेगा ऊंचा बालू से, तो उसको इसका नाम दूसरा दिया गया है भूड़। क्या दिया, भूड़। इसका बगर का दूसरा नाम क्या है, भूड़ के नाम से भी जाना जाता है इसको मित्रों। ठीक है, ये पुराना अवसाद है, पुराना जालोड अवसाद से निर्मित है इसका। मतलब नदियां आती थी, निक्षेपण करती थी, लेकिन अब नदियों का जल वहां तक नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ऊंचे टीले बन गए हैं, बहुत बहुत ऊंचे। और आपने इसका देखा, इसका विस्तार की बात करें मित्रों, इसका विस्तार कहाँ तक पाया जाता है, गंगा प्लस यमुना के दुबाव में आप जाएंगे, दुबाव, तो वहां पे आपको ऊंचे ऊंचे रेत के, क्या होगा, सैंड के टीले मिलेंगे। इस तरीके कभी देखना, आप कभी अपने गांव में रहते हैं, कहीं देखते हैं जहां नदी निकली हो, ठीक है, नदी के पास में देखना, कहीं काफी दूर तक, मतलब नदी से 3-4 किलोमीटर के एरिया में बड़े ऊंची ऊंची टीले, अब तो खैर खत्म हो रहे हैं, क्योंकि मानव ने क्या है कि मानव ने ये नगरीकरण करने के चक्कर में, ऊंचे ऊंचे मकान बनाने के चक्कर में, गलियां बनाने के चक्कर में क्या किया, इनका बड़ा खनन किया है। तो अब रट्टे टिट्टे कहीं दिखते नहीं, सिर्फ किताबों में पढ़ने को मिलते हैं मित्रों। ठीक है, आने वाली प्रकृति बहुत अच्छा नजारा, प्रकृति ने बहुत कुछ सजाया था हमारी इस पृथ्वी पे, लेकिन क्या है कि यही वो औद्योगिकरण जब से चला है, तो आप सब खुद समझ सकते हैं ना, ग्लोबल वार्मिंग, दुनिया भर की समस्याएं पैदा हो रही है। ठीक, जंगल कट रहे हैं, तो इस तरीके से बड़े बड़े टीले मिलेंगे इसके सैंड के, रेत के। ठीक है, यहाँ पे रेत, सॉरी सैंड, बालू, बालू के बड़े बड़े क्या है, रेत टीले मिलेंगे मित्रों। उसके बाद में हम देखते हैं, ये तो हुआ बगर। अब हम देख लेते हैं मित्रों खादर। खादर क्या है मित्रों, खादर ये सबसे वग्गर, तराई, भाबर, तराई, वग्गर प्लस खादर, खादर सबसे दक्षिण में पड़ता है, खादर। खादर क्षेत्र, खादर रीजन। खादर रीजन की विशेषता क्या है मित्रों, ये नवीन जालोड़ मैदान है। ये क्या है, नवीन जालोड़ मैदान है। यहाँ पे प्रत्येक वर्ष नदियां अपना अवसाद लेके आती हैं। क्या करती हैं, अवसाद। मान लीजिए कोई रिवर है, ये मान लीजिए ये रिवर जा रहा है, ठीक है, मान लो गंगा है, गंगा रिवर। तो इसमें बारिश के समय क्या होता है, बहुत बाढ़ पानी एकत्रित होता, बहता बहुत सारा बारिश, तो अपने अपवाह क्षेत्र, यानी कि जो उसका क्षेत्र, अपवाह क्षेत्र, यहाँ पे क्या होता है, ये यहाँ पे पानी को बिखेरती हैं। जब पानी के साथ आएगा, जब नदी से पानी निकलेगा बाहर, तो इसमें कंकड़, छोटे छोटे मैन, बालू, पत्थर, मिनरल्स उनके साथ आएंगे, तत्व आते, बहुत उपजाऊ भूमि होती है बहुत ज्यादा, यहाँ पे पानी को बिखेरती है। जब पानी को बिखेरी तो अवसाद भी लाएंगे। तो क्या हर साल क्या होता है, नदियां खादर में अपना अवसाद को निक्षेपण करती हैं। ये बहुत ही उपजाऊ भूमि होती है मित्रों। इसमें खाद की जरूरत नहीं होती, इसमें खाद लगाने की कोई जरूरत नहीं होती, खाद की जरूरत नहीं होती है, फर्टिलाइजर की कोई जरूरत नहीं होती है, नहीं होती है। ठीक है, कृषि की दृष्टि से ये बहुत ही इंपॉर्टेंस मैदान है, खादर मैदान। यहाँ पे बहुत अच्छी कृषि होती है। ठीक है, जो मानव के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा, कृषि नहीं होगी तो खाने के लिए नहीं होगा ना, तो आदमी कैसे रहेगा। तो यही तरीके है कृषि का। तो ये अपना मैदान क्या होता है, निक्षेप, ये जल का भाव लाती है, जल यहाँ पे निक्षेपित करती हैं। उसके साथ में अवसाद जल आता है, जल बहाव लेके आता है जल, तो यहाँ पे अवसाद को निक्षेपण करती है मित्रों। और अब ये क्या होता है, नवीन जालोड़ मैदान कहा जाता है। इनमें प्रत्येक वर्ष पानी आता है, प्रत्येक वर्ष अवसाद लेते हैं, बहुत उपजाऊ भूमि होती है। यही इसकी विशेषता खादर की मित्रों। कल बात करते हैं हम लोग आपके प्रायद्वीपीय पहाड़ों के बारे में, पर्वतों के बारे में, जैसे अरावली श्रेणी हुआ, सतपुड़ा हुआ, विंध्याचल हुआ, उनके बारे में, पश्चिमी घाट हुआ, पूर्वी घाट है, कल हम चर्चा करेंगे मित्रों। उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ऐसे हम आपको समझाते रहेंगे, बने रहिएगा मेरे साथ मित्रों।
ठीक है। कोई यही चीज़ें हैं मित्रों। मेरा 2 बार नेट भी हुआ है, मैं 2 बार नेट क्वालिफाई हूँ। ठीक है, हम आपको किसी दिन अपना बताएंगे एक दिन अच्छे से। मित्रों नमस्कार, कैसा रहा आपका वीडियो? नमस्कार।